Labor, Textiles and Skill Development on development of cotton sector pertaining to the Ministry of Textiles. Sir. माननीय सदस्यगण, जैसा कि समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले भी सूचित किया गया है, मैं सभा को सूचित करता हूं कि सभी दलों के माननीय नेताओं के साथ 2 दिसंबर 2024 की इस बैठक में ये निर्णय लिया था कि भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष चर्चा शुक्रवार 13 और 13 को शनिवार 14 दिसंबर 2024 को की जाएगी। तदनुसार सभा शनिवार को 14 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे भी बैठेगी और अगर आप सदन लगातार स्थगित करते रहोगे तो जो सदन जितने दिन स्थगित किया है उसके शनिवार रविवार को भी आपको बैठक में बैठना पड़ेगा। शून्यकाल से अखिलेश यादव जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेल पे आए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये निगरान है। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम,
सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप संक्षिप्त सब में। सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे हैं, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। आप जल्दी आप बोलना चाहते हैं, प्लीज। चलिए, हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया। उज्जवल निगम जी, हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय बताइए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, चुनाव हो गया, चुनाव में जो बेईमानी की है सरकार, जो चुनाव में बेईमानी मनीष जायसवाल प्लीज। मनीष जायसवाल, आपके माध्यम से सदन का ध्यान झारखंड में वर्तमान में उत्पन्न अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आलू गरीबों का खाना है और ये पौष्टिक संतुलन में बड़ा मदद करता है। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है अध्यक्ष महोदय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो खाद्यान्न जाते हैं या अन्य प्रोडक्ट जाते हैं, उस कानून को धत्ता बताते हुए हजारों आलू लदे ट्रक को जो है बॉर्डर पर रोक दिया
और उसको जबरन वापस करने का निर्णय इन लोगों ने लिया। अध्यक्ष महोदय, इससे आलू की कीमत, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आलू गरीबों का भोजन है और झारखंड में गरीब जो है अत्यधिक आलू के कीमतों से बिल्कुल बहुत परेशान है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है, और अगर उत्पादन कम है तो जो प्राइस का जो संतुलन है वो पूरे देश में एक बराबर बना रहे, इसके लिए केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र श्री हस्तक्षेप संजय करे उत्तम और राव देशमुख। आलू का जो ट्रेड है उसको बरकरार रखे। बहुत धन्यवाद। लिस्ट के बाद, लिस्ट पूरी होने के बाद, लिस्ट के बाद कर देंगे। अभी विवाद हाँ था, लेकिन अब व्यवस्था दे दी, लिस्ट के बाद करें, कोई बात नहीं, लिस्ट के बाद करें। हाँ, लिस्ट के बाद दूंगा मौका। वह विषय थोड़ा बहुत विवाद का हो गया, चलो अब देंगे। अभी कुछ 1 मिनट, 2-3 लोगों को बुलाने। ओके, 2-3 के बाद आप 1 मिनट संजय उत्तमराव देशमुख के बाद 9 अध्यक्ष महोदय, उत्तमराव देशमुख। अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ यवतमाळ वाशिम जो महाराष्ट्राचा विदर्भ भागामध्ये आहे, या भागामध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनासाठी ओळखला जातो। हे जिल्हे शेती क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देत असले तरी शेतकऱ्याची स्थिती फार बिकट आहे। यवतमाळ जे आत्महत्याची राजधानी ठरली आहे असे सांगताना मन हेलावून जाते। 2001 पासून ते 2024 पर्यंत साधारणतः यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 6000 शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाली। वाशिम जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 2000च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत। हे केवळ आकडे नाहीत, हे आत्महत्या म्हणजे एका कुटुंबातील उद्ध्वस्त संसार आहेत। अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आत्महत्या होण्याचे पहिले मोठे कारण म्हणजे पिकांना योग्य दर न मिळणे। 3 वर्षापूर्वी कापसाला 10,000 रुपये प्रति क्विंटल कापसाला भाव होता, सोयाबीनला 8,000 रुपये क्विंटल भाव होता, परंतु आज 7,000 रुपयांनी कापूस कोणी घ्यायला तयार नाही। सोयाबीनला सुद्धा 4,000 रुपयांनी कोणी घ्यायला तयार नाही। अशी शेतकऱ्याची अवस्था या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। शेतकऱ्यावर कर्ज वाढत आहे आणि त्यांच्यावर आर्थिक ताण या ठिकाणी वाढत आहे। अध्यक्ष महोदय, दुसरं कारण म्हणजे विदर्भातील पिकावर आधारित उद्योगांचा अभाव। विदर्भ आणि कापसाचा मोठा उत्पादक आहे, पण येथे कापूस प्रक्रिया उद्योग नाहीत, कापसाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या उत्पादनाला बंदोबस्त चलिए। Sir, I want to raise a very important issue. Sir, our neighboring country Bangladesh, where the minorities and the Hindus are being tortured and being killed. क्या हुआ? आप प्लीज आप बोलिए। Sir, Bangladesh is our neighboring country, attached with our state of West Bengal also. Sir, what we making appeal that let the government of India appeal to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now. The reason of which is best told to them. Our appeal that let Minister of External Affairs come to the Parliament and intimate us at the latest position of Bangladesh, what is happening over there. Sir, our Chief Minister yesterday adopted a resolution in West Bengal Assembly. Whatever decision government of India will take, West Bengal government will stand by the decision. We want to work together, but the people of Bangladesh want to be saved all out. And our experiences say in past, many refugees, evacuees used to come crossing Bangladesh border to our state. Our Chief Minister Mamata Banerjee very categorically has said that let government should come and they should reply. I would request you to direct the government, sir, to intimate the House latest position of Bangladesh. जगन्नाथ सरकार। माननीय स्पीकर साहेब,
আমার প্রশ্ন, বাঙালি হিন্দু হওয়া কি অপরাধ? পশ্চিম বাংলার ওপারে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বাংলাদেশ নামক দেশটি 1947 সালে তৈরি হওয়া একটি দেশ। সেখানে যেভাবে রাষ্ট্রীয় মদতে বাঙালি হিন্দুদের বেছে বেছে নির্যাতিত হতে হচ্ছে, তাদের মন্দির ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, তাদের আর্থিকভাবে তছরূপ করা হচ্ছে, রাতের বেলায় যেভাবে ধরে ধরে নিয়ে যাকে ধর্মান্তরিত করে ইসলাম করা হচ্ছে সরকারি মদতে, তার বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদের আন্দোলন হচ্ছে, চিন্ময় মহারাজকে, তার লিডারকে অ্যারেস্ট করে নির্যাতন করা হচ্ছে, খেতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের মা বোনদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। আজকে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাদের কি অপরাধ ছিল? ওপার বাংলা এপার বাংলার বাঙালি সমাজ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচাইতে অবদান যার বেশি, সেলুলার জেলে চলে যাবেন। 693 এর মধ্যে 400 জন ছেলে ছিল বাঙালি সমাজ, হিন্দু বাঙালি সমাজ, আর তারা আজকে স্বাধীনতার পর নির্যাতিত। ওপার থেকে এসে দেশ ভাগের পর কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে তারা অত্যাচারিত হচ্ছে, এপারে এসেও তাদের শান্তি নেই। দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারী এসে আমাদের জনসাম্য ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়ার কিছু অংশ, হুগলি, হাওড়া, তারা এখানে নির্যাতিত এবং সরকারি মদতে হচ্ছে। এবারে সরকার পর্যন্ত আমরা দেখছি দর্শক হয়ে যাচ্ছে, সরকারি সম্পদ তছনছ করছে, মন্দির ভাঙা হচ্ছে। বেলেডাঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যেভাবে বাংলায় বিভিন্ন জায়গায়, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা ছড়াচ্ছে সরকারি মদতে। এইভাবে প্রশাসন চলতে পারে না। তাদের অপরাধ কি ছিল? স্বাধীনতা এনে আজকে সরকার কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে? তাদের পেছনে দাঁড়ানো উচিত। আজকে যারা দেশ ভাগের জন্য দাবি করেছিল, সেই মুসলিম লীগ, তারা বলেছিল এবারে মুসলিমরা তাদের ধর্ম আচরণ করতে পারবে না, কিন্তু আমরা দেখছি পৃথিবীর সবচাইতে মুসলিম সমাজ এখানে ভালো আছে। আমি সেই যারা দেশ ভাগের পক্ষে সওয়াল করেছিল তারা কেন বলছে না আজকে বাংলাদেশের প্রয়োজন নেই, পাকিস্তানের প্রয়োজন নেই, আমরা মিলে এক হয়ে থাকি, আমাদের দেশ ব্রিটিশ ভাগ করে কে? তাই আমি বলবো কল্যাণদার মতো লোক, তিনি যেমন বলছেন দাঁড়িয়ে যে ওয়াকফ কয়েকজন নামাজ পড়লে সেটা ওয়াকফের প্রপার্টি হয়ে যাবে। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय खीरी लोकसभा क्षेत्र में अंतर्गत किसानों के बीच खाद्य संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। खीरी जनपद की आबादी 40 लाख के ऊपर है और इस समय जनपद में खाद का भयंकर संकट है। एनपीके, डीएपी किसानों को मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से किसानों की बुआई, गेहूं, सरसों की फसलें बुआई नहीं हो पा रही है। और अभी बाढ़ का क्षेत्र था जिसमें भयंकर रूप से किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और अब बुआई के समय पर उनको डीएपी और एनपीके ना मिलने की वजह से किसान बहुत परेशान है, आत्महत्या की कगार पे है। और गन्ना मिलों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाया है, इसलिए किसानों की बहुत समस्या है। समितियों की तरफ से लगातार खाद की मांग की जा रही है, लेकिन खाद बिल्कुल आपूर्ति नहीं है। भयंकर संकट खाद का पूरे जनपद में छाया हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खीरी लोकसभा जनपद में डीपी एनपीके की आपूर्ति सुचारू रूप से कराई जाए, ताकि किसान जो है खाद पाए और सुचारू रूप से अपनी बुआई कर सके। अगर खाद का संकट दूर नहीं किया गया तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए खाद जरूर आपूर्ति कराई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री उत्कर्ष वर्मा मथुर। ओके नेक्स्ट श्रेयस वेंकटरमन। माननीय श्री वेंकटरमन जी। வணக்கம். ஒன்றிய அரசு மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அரிட்டாபட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்க அனுமதித்திருக்கிறது. அந்த அனுமதியை, ஏல உத்தரவை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியாவில் வேறு எங்கேயும் இல்லாத அரிய வகை நிலம் அரிட்டாபட்டி நிலம். அங்கே 3500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பெருங்கற்கால படுக்கை இருக்கிறது. 2200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழி கல்வெட்டு இருக்கிறது. 2000 ஆண்டுக்கு முந்தைய சமண சிற்பம் இருக்கிறது.
1600 ஆண்டுக்கு முன்பு முற்கால பாண்டியர் கட்டிய சிவன் குகை கோவில் இருக்கிறது. 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிற்கால பாண்டியர்கள் அமைத்த ஏரி இருக்கிறது. வரலாறு முழுக்க தன்னுடைய மேனியில் வரலாற்று சின்னங்களை ஏந்தி இருக்கிற அரிட்டாபட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்கிற ஒன்றிய அரசினுடைய முடிவு கைவிடப்பட வேண்டும். இமயன் என்ற சொல் இருக்கிறது. இமயம் எப்படி இந்தியாவை காத்து நிற்கிறதோ அதே போல இமயன் என்ற சொல் இருக்கிற அரிட்டாபட்டி நிலத்தை நாங்கள் காத்து நிற்போம் என்பதை இந்த அவைக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கீழடியிலே 10 அடி குழி தோண்ட தொல்லியல் துறைக்கு அனுமதி கொடுக்காத ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு தொல்லியல் சின்னங்கள் நிறைந்த அரிட்டாபட்டியில் பல 100 கிலோமீட்டர் சுரங்கம் அமைக்க அனுமதி கொடுக்கிறது என்றால் தமிழ்நாட்டினுடைய வளத்தையும் வரலாற்றையும் ஒரு சேர அளிக்கிற முயற்சி. இந்த முயற்சியை தமிழ்நாடு மக்கள் எதிர்ப்பார்கள், மதுரை மக்கள் எதிர்ப்பார்கள். அங்கே இருக்கிற அனைத்து கிராமங்களிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்கிற இந்துஸ்தான் சிங்க் நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அனுமதியை ஒன்றிய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸ்ரீ கே ஈஸ்வர் சாமிஜி. நன்றி பேரவைத் தலைவர் அவர்களே. பொள்ளாச்சி பகுதியில் சுற்றுலாத்துறையை வளர்ச்சியடை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதன் பகுதியின் மூலமாக பொருளாதாரம் கணிசமாக வளர்ச்சியடையவும் வரும் காலத்தில் பெரிய வாய்ப்புள்ளதாக கருதி ஒன்றிய அரசு பொள்ளாச்சி நகரில் இப்பகுதியில் முக்கிய விளைபொருட்கள் மற்றும் தயாரிக்கப்படுகின்ற பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் வகையிலும் பொள்ளாச்சி சுற்றியுள்ள சுற்றுலா தலங்களை பற்றி அதனுடைய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விரிவாக எடுத்துக் கூறும் தகவல் பலகைகள் மற்றும் கைடு வசதி, இங்கு இருந்தே நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்ல முன்பதிவு செய்யும் வசதியும், IRCTC கிராமப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள், பகுதிக்கு உரித்தான பிரத்யேக உணவு வகைகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து ஒரு இடத்தில் சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைக்க ஒன்றிய அரசின் சார்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். குறைந்தபட்சம் அதற்காக மத்திய அரசு மாநில அரசை உதவியுடன் இடஒதுக்கீடு செய்வதற்காக ஏற்பாடு செய்து வர்த்தக சபை மற்றும் இதர தன்னார்வ தொண்டர்கள் உதவியோடு மேற்படி சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் உள்ளது. எனவே சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைத்து தர ஒன்றிய அரசு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. ஸ்ரீ கார்ஜோல் கோவிந்த மக்கத்தப்பாஜி. Honorable Speaker sir, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡದಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 90,659 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 4 ಬಾಣಂತಿಯರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದುರಂತ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ವರದಿ ನೀಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಈ ಔಷಧ ಕಂಪನಿ ತರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಮಾಫಿಯಾ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಮಾಫಿಯಾ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವವರು ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಅಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನುಸುಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾವುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು SITಗೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ. माननीय सभापति जी, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸಿ मनोज तिवारी जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली की घनी आबादी में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हमारा लोकसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मैं एम्स नहीं मांग रहा हूं, मैं एम्स स्क्रीनिंग सेंटर की मांग को रखना चाहता हूं। क्षेत्र में वर्तमान में दिल्ली सरकार की जो बदहाल व्यवस्था है उसके भरोसे हम लाखों नागरिकों को नहीं छोड़ सकते सभापति जी। दिल्ली में तो आयुष्मान योजना भी नहीं लागू है। बुजुर्गों को जो 5 लाख मिलता है उस पर भी दिल्ली की सरकार ऐसा बैठी है कि बुजुर्ग भी तड़प रहे हैं, लोग भी गरीब भी तड़प रहे हैं। मैं मौजूदा एम्स क्षेत्र से थोड़ा दूर है, स्थानीय लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। कई बार गंभीर मरीज समय पर एम्स नहीं पहुंच पाते, अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके लिए एम्स दिल्ली से पहले से ही भारी भीड़ है एम्स पे, तो इसके कारण प्रशासन पर भी एम्स के बहुत जोर पड़ता है। और हमारे संसदीय क्षेत्र में अगर एम्स स्क्रीनिंग सेंटर लगती है तो सिर्फ हमारे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि हमारे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास हमने चिन्हित कर रखी है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस दिल्ली में आयुष्मान योजना तक रोका हुआ है, आपका भी हृदय तड़प जाएगा सभापति जी। यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति इसको समर्थन नहीं कर सकता कि 5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए और अब बुजुर्गों के लिए भी दे रहे हैं, दिल्ली उसको लागू नहीं कर रही है, हमको कोर्ट जाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र में एक एम्स स्क्रीनिंग सेंटर हो, पहले से पता चल जाए परेशानी क्या है, एम्स में जाना भी है कि कहीं और भेज सकते हैं, इसकी आवश्यकता के लिए मैं अपनी रात रखता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय। धन्यवाद जी। ऑनरेबल मेंबर्स, लाबू श्री कृष्ण देवरायलु जी। Thank you, sir. Thank you for allowing me to speak. On the occasion of 125th birth anniversary of Acharya N.G. Ranga, who hails from my district of Guntur, who is a freedom fighter, Raitu Bandhu, and also a longest serving member of parliament. He was instrumental in numerous legislations in favor of farmers. He has all his life, he has worked for the welfare of the farmers and raised numerous issues in the parliament, sir. Inspired by his dedication, I rise to speak today about the rights of the tenant farmers, who are the actual tillers of the land. Today, in the reply given by the Honorable Agriculture Minister, he has mentioned that almost 9 crore farmers are getting PM Kisan Samman Nidhi to the tune of 60,000 crores, sir, every year. But the actual tillers of the land, who are the tenant farmers, none of this money is going to them, sir. The reason being, they're not being recognized, sir. Taking this into the consideration, our Honorable Chief Minister, Mr. N. Chandrababu Naidu Garu, as is enacting a
forward-thinking legislation to empower the tenant farmers, sir. I am also moving a private numbers bills. So I request our Honorable Prime Minister Modi ji to take this issue at the union level and come up with a legislation so that tenant farmers are given their rights, sir. This will ensure their access to the government schemes and also the credit, sir. The only way we can do it is by bringing the tenant farmers, integrating them into the digital public infrastructure, sir. We have all the data that is available with various methodologies that we have. So it is easy with the amount of data that is there, sir. So I request the union government to take it seriously. And this is the real honor that we can really bestow on such a great tall person like Acharya N.G. Ranga on his 125th birth anniversary, sir. Thank you very much. Honorable members, T.R. Baluji. Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this August House as well as the rest of the nation about the fury of nature caused heavy damages in 14 districts of Tamil Nadu, especially the districts of Viluppuram, Kallakurichi, Kadalur, Tirunnamalai, Chengalpet, and so on. Sir, it has created extensive damages to the standing crops, which were inundated for the past 1 week, and they have almost perished. And the farmers lost their proceeds in this year, and most probably we will be losing the food security to Tamil Nadu also. So yesterday, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and also the Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu and other ministers have visited extensively in almost all the districts to understand, to find the facts of how the damages occurred, what are the damages occurred. They have taken spot study and came to Chennai. Not only that, sir, yesterday itself, CM Tamil Nadu has written a letter to the Honorable Chief Prime Minister of India, and the Honorable Prime Minister is kind enough to call the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu today morning, and he explained they explained everything about the fury of the nature. Sir, to account the fury of nature, I would say simply, within 1 minute I will conclude. The poor people severely affected, 1.5 crores. 1.5 crores poor people affected. 12 persons have lost their life. 2,416 huts washed away. 721 houses damaged. 963 cattle died. 9,576 kilometers of roads damaged. 1,847 small bridges damaged. 417 village tanks spoiled. 1,649 kilometer electrical conductors damaged. 997 transformers damaged. 5,936 school buildings, 4,269 Anganwadis have totally spoiled. 1,650 Panchayat buildings, 381 community centers, 623 water systems, so also water supply systems have been totally spoiled. So, taking into consideration all these damages occurred in Tamil Nadu, I would request the Honorable Prime Minister of India to kindly send the assessment team so that the central team can go there and assess the situation and inform the concerned officers and extend the required relief immediately. Thank you, sir. Thank you, Balaji. Sri Manikam Tagorji. தலைவர் அவர்களே, எனக்கு முன்னாலே பேசிய மாண்புமிகு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு T.R. பாலு அவர்கள் மிக கவனமான விஷயங்களை பற்றி பேசினார்கள். வெங்கல் புயல் தமிழகத்திலும் புதுச்சேரியிலும் மிகப்பெரிய இழப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 12 பேர் உயிர் இழந்ததையும், மதுரை, சென்னை, மயிலாடுதுறை, கடலூர், கிருஷ்ணகிரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, நாகப்பட்டினம், தர்மபுரி, வேலூர், திருப்பத்தூர் ஆகிய 14 மாவட்டங்களில் இதுவரை பல லட்சம்
குடிசைகளும் ஆடு மாடுகளுக்கும் விவசாய நிலங்களுக்கும் சாலைகளுக்கும் பஞ்சாயத்து கட்டணங்களாக இருந்தாலும் சரி அங்கன்வாடி கட்டணங்களுக்கும் பள்ளிகளுக்கும் மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் நேற்று கடிதத்தை எழுதி உடனடி நிதி ஆதாரமாக 2000 கோடி ரூபாயை கேட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் மத்திய அரசை பொறுத்தமட்டிலே தொடர்ந்து வரலாற்று தவறை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அது 2016 வரதா புயலாக இருக்கட்டும், 2017 புயலாக இருக்கட்டும், 2018 புயலாக இருக்கட்டும், தமிழகம் கேட்ட 43,993 கோடி ரூபாயிலே 1,729 கோடி ரூபாய்த்தான் மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கிறது. மத்திய அரசு இந்த மனப்பான்மையை மாற்ற வேண்டும். தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயத்தை கொடுக்க வேண்டும். நேற்று தமிழகம் தண்ணீரிலே தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் திரைப்படம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் என்ற செய்தி மிகவும் கவலை அளிக்கிறது. தமிழகமும் புதுச்சேரியும் மற்ற மாநிலங்களும் தண்ணீரில் இருக்கும் பொழுது கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டிய பிரதமர் திரைப்படம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது என்பது வரலாற்று தவறானது என்பதை தெரிவித்து தமிழகத்திற்கு உடனடி தேர்வையாக 2000 கோடி ரூபாயை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Honorable Member K. Kanimujji, if you want to associate, Baluji. Sir. And request for the CM has requested for 2,000 crores and as soon as possible the relief funds should be released at least this time. Thank you. Thank you. माननीय सदस्य श्री शोभनाबेन महेंद्र सिंह बड़ैया जी. शोभनाबेन जी. बताइए प्लीज स्टार्ट. आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहली बार मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ चुन के भेजा है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज देश हर प्रगति हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. यह उनका विश्वास है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, और उन्होंने जो आदर्श रखा है आज भारतीय वर्ग राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में भी भारी बहुमति से हमारे एनडीए और भाजपा की सरकार चुनी गई है, और खास करके युवा और महिलाओं का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रख के उनको भारी बहुमति दी है. आदरणीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है और आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री से भी कहना चाहती हूँ कि हमारे गुजरात के साबरकांठा लोकसभा क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले साबरकांठा और अलवार के जिलों में शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ. इन जिलों में बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है, जिससे अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या अधिक है. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अरवली जिले के मोड़ासा में मंजूर किए हुए केंद्रीय विद्यालय जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आदरणीय मंत्री जी से आग्रह है कि मंजूर किए केंद्रीय विद्यालय का जल्द से जल्द शुरू करने की कृपा करें ताकि बच्चों को लाभ मिल सके. महोदय, मेरे मत विस्तार साबरकांठा में पीएम श्री लाने के लिए भी भूमि शैक्षणिक उपलब्ध है, इसलिए मैं पीएम श्री स्कूल भी मांग कर रही हूँ. आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे साबरकांठा अरवली की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे चुनकर यहाँ अपनी बात रखने के लिए भेजा है. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद. धन्यवाद. श्री दुल्लू महतो जी. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे झारखंड प्रदेश धनबाद क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लगातार जाते हैं. मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि उसके लिए वैष्णो देवी के लिए डायरेक्ट ट्रेन धनबाद से खुला जाए. और महोदय, हमारे क्षेत्र से हजार बच्चे बेंगलोर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ के लिए बेंगलोर के लिए एक ट्रेन खुला जाए. अध्यक्ष महोदय,
हमारे क्षेत्र से इलाज के लिए भेलोर के लिए जाता है अध्यक्ष महोदय, वहाँ के लिए एक ट्रेन खोला जाए अध्यक्ष महोदय। एक दिल्ली के लिए धनबाद से डायरेक्ट ट्रेन खोला जाए अध्यक्ष महोदय। यही मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय। मैं एक सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि लगातार धनबाद से खास करके हजारों हजार माल की गाड़ी रेक वहाँ से खुलती है, निकलती भी है। माल ढुलाई का गाड़ी वहाँ हजारों हजार दी गई है, मगर सवारी गाड़ी जो धनबाद से डायरेक्ट बहुत कम गाड़ी खुलती है अध्यक्ष महोदय, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व उस क्षेत्र में खास करके झारखंड प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व धनबाद से दी जाती है अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे रेल मंत्री जी से कि वहाँ से लगातार वैष्णो देवी के लिए, बेंगलोर के लिए और डायरेक्ट दिल्ली के लिए और एक हैदराबाद के लिए ट्रेन खोला जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि वहाँ के गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, कमजोर, आदिवासी, दलितों का सुविधा मिले और कम पैसा में वहाँ पर जाकर अपना इलाज, अपना पढ़ाई और अपना धर्म के क्षेत्र में माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर सके अध्यक्ष सभापति महोदय। मैं यही आग्रह निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि रेल मंत्री जी के संज्ञान में दिया जाए ताकि हमारे क्षेत्र से खोला जाए अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवेश साक्य जी। देवेश साक्य जी। चालू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ मेरी लोकसभा एटा कासगंज जनपद एटा में बौद्ध तीर्थ स्थल अतरंजी खेड़ा, जहाँ पर हर वर्ष हजारों बौद्ध अनुयायी आते हैं, यह तीर्थ स्थल पर्यटन भी है और इसके साथ साथ मेरी लोकसभा से सटा हुआ तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल संगसा, जो कि फर्रुखाबाद जिले में आता है, यहाँ भी हर वर्ष लोग लाखों बौद्ध अनुयायी आते हैं। कई देशों ने अपने अपने बौद्ध मंदिर यहाँ बना रखे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि अतरंजी खेड़ा और संगसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों ही बौद्ध तीर्थ स्थलों पर सुंदरीकरण और अतरंजी खेड़ा में एक विश्राम गृह देने के साथ साथ संगसा विश्राम गृह का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूँ। और साथ ही साथ मेरी लोकसभा में जनपद कासगंज में सोरों सूकर क्षेत्र, जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं और इनकी यह स्थान इनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा मैं आपसे मांग करता हूं, आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से मांग करता हूं कि यहाँ के सुंदरीकरण के लिए कुछ अच्छा पैकेज भिजवाया जाए जिससे यहाँ लोग सुगमता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी। नहीं। माननीय सदस्य श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी। Sir, thank you very much. This 1991 Place of Worship Act is now under the threat of survival, sir. That important legislation is now between death and life. Sir, as Sambal Masjid case, that incident, we all know that, it was explained here. 5 persons were shot dead, sir. Such a situation. Sir, it is shocking that incidents happen in that way only, sir. The peaceful coexistence in this country is becoming more and more difficult, sir. We have to preserve our communism, security, sir. That kind of things are going on. This country had a lot of hellish experience due to Babari Masjid issue, sir. Now what is happening, sir? Instead of one Babari Masjid, now more and more Babari Masjid is going to be created through this kind of wicked people. Sir, bloodshed is happening. A lot of confusion is prevailing. Peaceful coexistence, as I said in the beginning, is now in crisis. Sir, it is ruthless, sir. Cruel kind of things. It is devilish, sir. No example can be cited in this, sir. So what I am saying is, now what is happening? They have raised new demand. That is another masjid. Similarly, our Ajmer Masjid. All these places, they have started this kind of thing. Because of what, sir? Government is giving all kind of support for this kind of thing. It's a creation of government. Government should desist from this kind of thing, sir. Sir, I demand an inquiry, a comprehensive inquiry by
judicial commission headed by a sitting judge is a must and it is inevitable, sir. So I am going to conclude, sir. We have to realize one thing, sir. This country is that of harmony. This country is that of cordiality. Unfortunately, we are losing these good qualities for our country, sir. I humbly request the government not allowed to go this country to dogs, sir. We have to protect this land, its greatness and its greatness. Once again, sir, with this few demands, I support all good moves. At the same time, this kind of cruel deeds will have to be made and end. Sir, with a few words, I conclude. Thank you very much, sir. थैंक यू. आदरणीय सदस्य श्री संजय दीना पाटिल जी. नमस्ते अध्यक्ष महोदय. ट्रेन ये मुंबई की लाइफलाइन है. मुंबई की और सेंट्रल रेलवे में हर दिन 40 लाख लोग प्रवास करते हैं. गए साल से ट्रेन बहुत डिले हो रही है और कैंसिलेशन बहुत हो रहा है. इसके कारण बहुत दिक्कतें हो रही है और गए 2 महीने से तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई है. इस पे कोई अधिकारी बार बार विनती करने के बावजूद कोई अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है. इसके कारण काम करने में जाने वाले लोग, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, सबको दिक्कतें हो रही. एग्जाम्स तक उनके कैंसिल हो जाते हैं, एग्जाम्स तक जाने में दिक्कत हो जाती है और जो अधिकारी है कुछ भी करके इसमें कुछ परिवर्तन नहीं ला रहे हैं. मेरी विनती है जो भी अधिकारी इसके लिए जवाबदार है उन पे कार्रवाई की जाए और इसमें जल्द से जल्द ये समस्या दूर हो. मुंबई को बहुत दिक्कत हो रही है, मुंबई के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है. इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो ऐसी विनती करता हूं. धन्यवाद. धन्यवाद. श्री कीर्ति आजाद जी. कीर्ति आजाद जी. धन्यवाद सभापति जी. डीएपी की बहुत किल्लत इस समय देश में है. राबी का समय है और डाई अमोनिया फॉस्फेट जो बहुत आवश्यक होता है चावल और आलू के लिए. हमारे देश में 140 करोड़ लोग चावल और आलू अवश्य खाते हैं. किसानों में हाहाकार मचा हुआ है. जगह जगह लाइनें लगी हुई हैं. किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है. उसके कारण से पुलिस को अलग अलग स्थानों पे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ बुलाया जा रहा है. देश के कोने कोने से कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं और यह परिस्थिति गंभीर से गंभीर होती जा रही है. पिछले वर्ष 34 लाख मीट्रिक टन आयात किया गया था और इस साल का लक्ष्य लगभग 30 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन केवल 19.7 लाख मीट्रिक टन आया है. उसके कारण से कालाबाजारी बढ़ी हुई है और कालाबाजारी के कारण से एक डाई अमोनिया फॉस्फेट जो 1350 रुपए का 25 किलो का बैग मिलता है उसके ऊपर 500 रुपए की कालाबाजारी है. प्रश्न मंत्री जी से ये है. कीर्ति जी आप मुद्दे पर आइए. प्रश्न मंत्री जी से ये है. आप जो है आप स्पेसिफिक ये तो किसानों को कुछ इशू है नहीं. काले कानून मुद्दे पर आइए. आप विषय बताइए. प्लीज आपका मुद्दे पर आइए. व्हाट इज गोइंग ऑन? मुद्दे पर क्या कर रहा है? मैं मुद्दे पे हूँ. यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है सभापति महोदय. मेरे ख्याल से पूरा सदन इसमें समर्थन करता है. हम किसानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते. मैं केवल मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय ने यह कहा है मंत्री जी एक बैग 25 किलो का एक बैग भी जब कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर किसी किसान को मिलता है तो वह सरकार के पास उसका आंकड़ा आ जाता है. क्या सरकार के पास यह भी आंकड़ा आया कि किल्लत है और 500 रुपए प्रति बैग की कालाबाजारी हो रही है? क्या हम अपने किसानों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कर सकते हैं? अभी हमारे सामने मनीष जायसवाल जी बीजेपी के, उन्होंने आलू की बात की. संजय देशमुख जी शिवसेना के थे, उन्होंने किसानों की बात की. उत्कर्ष वर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने किसानों की बात की. यहां पर 16 लोग जो बोले हैं उसमें से 9 लोगों ने किसानों के बारे में बात की. लेकिन किसानों के बारे में कभी हमारे पास क्या मंत्री जी जवाब देंगे कि ये डीएपी की किल्लत क्यों है? ये राबी की फसल नहीं जो आलू और चावल के लिए हमें आवश्यकता है वह केवल 19.7 लाख मीट्रिक टन क्यों मंगाया गया? क्या गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधकर सरकार बैठी है और दुर्योधन बनकर प्राइवेट प्लेयर जो ओपन जनरल लाइसेंस में आयात करते हैं वो इसका आनंद उठा रहे हैं? गलत है. इसको तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि किसान जो आज बॉर्डर पर आए हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये डीपीए की कमी कब खत्म होगी? ये सरकार इसका जवाब दे. थैंक यू. श्री लालजी वर्मा जी.
श्री लालजी वर्मा जी। यस यस मंत्री जवाब दो। लालजी माननीय सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय महोदय जी, मेरे क्षेत्र में एनटीपीसी टांडा जो विस्तारीकरण योजना के तहत 9 गांव के किसानों की कृषि भूमि घर, जिसमें ग्राम सभा सलाहपुर, रजौर, हुसैनपुर, सुधाना के आवास शामिल हैं, अधिग्रहण कितने वर्षों करीब 12 वर्ष हो जाने के बाद भी किसानों की अनेक समस्याएं मुहबाए हैं, जिसमें उनका मूल्यांकन करके भुगतान का मामला है, प्रदूषण का मामला है, जमीन के मुआवजे का मामला है, और बेरोजगार जो नौजवान हुए उसमें प्राथमिकता उनको आउटसोर्सिंग भी नहीं दी जा रही है। लगभग 3000 पद आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं, जिसमें प्रभावित किसानों का मात्र 101 लोगों को रखने का काम किया गया है, जिसके कारण किसानों की अनेक समस्याएं हैं प्रदूषण से। और विशेष रूप से शरीफपुर कलवरिया एक गांव है मान्यवर, जो आइस डैम उसके किनारे से बरसा हुआ है, और उस आइस डैम के रिसाव से उस गांव में प्रदूषण भी है, घरों में जल भरा हुआ है, करीब 9 लोग बीमारियों से मर चुके हैं एक गांव मात्र से। और इसलिए उस गांव के लोगों की लगातार ये मांग है कि हमारी जमीन को अधिग्रहित किया जाए, हमें पुनर्स्थापित किया जाए। पुनर्स्थापित न करके मान्यवर जो किसानों की जमीन ली गई है, मकान लिया गया है, उनका पुनर्स्थापना न करके उनका केवल 9 लाख मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके कारण किसानों की समस्या है। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शरीफपुर कलवरिया गाँव का अधिग्रहण किया जाए, और साथ ही साथ CSR फंड के माध्यम से व्यक्तिगत जो लाभ दिया जा रहा है, स्कूटी बांटी जा रही है, उस पैसे को उस क्षेत्र के विकास में लगाया जाए। ये आपके माध्यम से मेरी मांग है। धन्यवाद। अनिल फिरोजिया जी। नेक्स्ट श्री राजकुमार खेत जी। राजकुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। आज हम आज़ादी का संविधान दिवस लागू होने का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के संरक्षण एवं उनके हितों के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है, कोई भी सरकार रही हो। ये अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं करना ये दर्शाता है कि सरकारों की मानसिकता आदिवासियों के लिए कैसी है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची में प्रावधान ये किया गया है कि आदिवासियों को जमीन किसी भी अगर प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी कंपनी के सीधा हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पैसा कानून लाया गया 1956 के अंदर। पैसा कानून में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले उस संबंधित ग्राम सभा से सहमति लेना चाहिए, लेकिन देश के जितने भी 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं, इन पैसा कानून को नजरअंदाज करते हुए एक लाइन लिख दी जाती है कि राष्ट्र हित के लिए जमीन ली जाती है। हजारों आदिवासियों को विस्थापित करके किसी एक उद्योगपति को लाभ पहुंचा के कौन सा राष्ट्र हित चाह रहे हैं हम लोग। सभापति महोदय, यहाँ पर हम बिरसा मुंडा जयंती मना लेते हैं, संविधान दिवस की वर्षगांठ मना लेते हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के हित के जो प्रावधान है वो आज भी धरातल पर लागू नहीं है। सभापति महोदय, विषय आपका ऐसा नहीं है, बस आप समाप्त कीजिए। विषय मेरा यही विषय है कि वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और प्रोजेक्ट में जिस तरह से पैसा एक्ट की ग्राम सभा को नजरअंदाज किया जा रहा है आज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। सभापति महोदय, मैं एक ही बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो शेड्यूल एरिया के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी को हो गया समाप्त, आपका हो गया समय। धन्यवाद सभापति महोदय। सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली प्रखंड के भूथा चौक NH 27 से मरोना प्रखंड होते हुए मधेपुर मधुबनी जिला जाने वाली सड़क पूर्व मध्य रेलवे निर्मली एवं परसा हाट रेलवे के बीच कोसी एवी निकट रोड अंडरपास है, जिस होकर बड़ी गाड़ी ट्रक वगैरह नहीं निकल पाती है। बरौना प्रखंड एवं मधेपुर मधुबनी जाने का अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। अतः जनहित में रेल मंत्री से आग्रह है कि निर्मली एवं परसा हाट पूर्व मध्य रेलवे के बीच रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। साथ ही सहरसा आनंद विहार गरीब रथ
04031, 04032 ट्रेन 1-2-12-24 से बंद कर दिया गया है। इसे पुनः अस्थायी रूप से जनहित में चलाई जाए, क्योंकि सहरसा, सुपौल, दरभंगा होते हुए दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री मनीष तिवारी जी। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਊ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 1882 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ, ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚਲਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 240 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ 2024 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। ऑनरेबल मेंबर श्री बेंथी लिंगम जी। बेंथी लिंगम। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கடந்த நவம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி பெண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புயலானது புதுவையிலே நிலை கொண்டு மிக அதிகமான அளவிற்கு மழை பொழிந்திருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டும். ஒரு நாள் முழுவதும் அந்த புயலானது அங்கேயே நிலை கொண்டு ஏறக்குறைய 50 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மழை பொழிந்திருக்கின்றது. இதன் காரணமாக புதுவை பகுதி முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, அங்கு மின்சாரமே இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை. அதேபோல் பால் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் கூட கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக உணவுப் பொருட்களை தர வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உண்டான அனைத்து வசதிகளையும் செய்ய வேண்டும். அதேபோல் சங்கராபரணி ஆறு, தென்பெண்ணை ஆறு என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக பாகூர் பகுதி, நெட்டப்பாக்கம், மண்ணாடிப்பட்டு, வில்லியனூர், மணவெளி, அரியாங்குப்பம், காலாப்பட்டு போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே மத்திய அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டு அதற்கு உண்டான நிவாரணங்களை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री डीन कोरियान कोजी। Sir, thank you, sir. Sir, I urge upon the government regarding with ecologically sensitive area fixation. This is the time for the final notification. The draft notification came out in the year of 2014, and by the recommendation of Kerala government, the people inhabiting area, agricultural lands, and the plantation sector exempted from the draft notification. Now the present state government again requested to central government exempt some more area from ESA. That's also be accepted, sir. Anyway, we have to exempt the plantation sector, the agricultural land, and the people inhabiting area from ESA. In that kind of way, we have to issue the final notification very immediately. If any other state government is delaying the process, I would urge upon the government from Kerala's side, there should be a final notification separately for Kerala state. Thank you, sir. थैंक यू। माननीय सदस्य श्री सतीश गौतम जी। महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वैसे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन तीसरी लाइन से कनेक्टेड नहीं है। एक माल गोदाम आने की वजह से केवल 1 किलोमीटर का हिस्सा है जो तीसरी लाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर माल गोदाम मेहरावल पर शिफ्ट हो जाता है तो रेलवे स्टेशन तीसरी लाइन पर कनेक्ट हो जाएगा। उससे यात्रियों को भी फायदा मिलेगा और रेलवे को भी फायदा मिलेगा। जो गाड़ियां लेट होती हैं, जो खड़ी रहती हैं, उसको भी आगे में फायदा मिलेगा और इससे हमारे यात्रियों को भी टाइम से फायदा मिलेगा। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कि उसको माल गोदाम को जल्दी से जल्दी
शिफ्ट कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभा की कार्यवाही 2:05 तक के लिए स्थगित की जाती है।